हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर। यानी कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो ऐसे केस में हम उसका अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करेंगे और बचे हुए कंटिन्यू पार्टनर अपनी फर्म को अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उन्हें एक नई डीड बनानी पड़ेगी जिसमें वो कैसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मान लीजिए आपके पास में तीन पार्टनर हैं, एक ए, बी और सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। तो ऐसे केस में अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में जो सी है इसकी डेथ हो रही है ऑन 30 जून 2023, ये हमने एक एग्जाम्पल बनाया। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि जो बचे हुए ए और बी पार्टनर हैं क्या ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज, नो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, यानी कि ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो ए और बी है उसका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ही रहेगा। क्वेश्चन में वो देगा ही नहीं, केवल ओल्ड पार्टनर का रेशियो देगा, और पूरी पार्टनरशिप में आपको पता है कि अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो वो इक्वल माना जाता है। दूसरी चीज हमारे पास में चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, यानी कि जब वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, कौन, ए और बी। तो या तो क्वेश्चन के अंदर गेटिंग रेशियो गिवन होगा तो आप नया रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, और या डायरेक्टली आपके पास में एक नया रेशियो गिवन कर देगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इनका नया रेशियो अब 2:1 है, या आपके पास में 1:1 है, या आपके पास में 1:2 है। एनी वन कुछ भी हो सकता है जो ये रखना चाहें। तो दो बातों को ध्यान में रखकर चलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उसकी डेथ हो रही है पार्टनर की, तो या तो उसकी डेथ को हम जब मंथ कैलकुलेट करेंगे यानी कि उसका वर्किंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो वर्किंग टाइम हमारे पास में दो बेसिस पर बनेगा, या तो मंथ की बेस पर बनेगा या डे की बेस पर बनेगा। मंथ का मतलब हो गया कि वो आपके पास में जब एक्सपायर हो रहा है उस समय क्या हम एक मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए वो 30 जून को एक्सपायर हो रहा है तो मंथ के एंड की डेट गिवन है। तो जब मंथ के एंड की डेट गिवन है 30 जून, तो ऐसे में आप देखिए कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कब स्टार्ट हो रहा है। 31 मार्च को अगर एंड हो रहा है तो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक का आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, तो आ जाएंगे आपके पास में 3 मंथ। तो पहली चीज तो आपके पास में मंथ कह रहा है तो मंथ में कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो डे में कह रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के में वो एक्सपायर हो रहा है 7 जून को, तो इसका मतलब यहां पर मंथ नहीं बन सकता। 7 जून को तो कोई मंथ का एंड हो नहीं रहा, मंथ स्टार्ट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे में आप क्या करिए, आप डे कैलकुलेट कर लीजिए। और डे हमेशा ध्यान रखिए कि जिस मंथ में जितने डे होंगे इतने ही काउंट होंगे। जैसे अप्रैल के मंथ में आपके पास में 30 होते हैं। दूसरा, मई में अगर आप आएंगे तो आपके पास में 31 होते हैं, और वो 7 जून को एक्सपायर हो रहा है, तो जून के जो मंथ हैं वो डे हैं वो हम 7 लेंगे। टोटल करेंगे इसका हो जाएगा 68। ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डे पर कैलकुलेट होती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास में किस में कैलकुलेट होती हैं, आपके पास में क्या कहते हैं, विदाउट मंथ कैलकुलेट होती हैं। उसकी बात अभी टॉपिक की हम बाद में करेंगे। दूसरा, जो पार्टनर एक्सपायर हो रहा है क्या हम उस समय पर अपने अकाउंटिंग ईयर को क्लोज कर रहे हैं या क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये दूसरी सिचुएशन है। अगर मान लीजिए 30 जून को ही वो एक्सपायर हो रहा है, या एग्जाम्पल के मान लीजिए 31 मार्च को ही कोइंसिडेंट जब अकाउंटिंग ईयर आपका खत्म हो रहा है उसी समय वो एक्सपायर हो रहा है, तो एग्जैक्टली हमारे पास में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जिसके बिहाफ पर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको सैलरी है, वो पूरे साल की इनऑल दे देंगे। या 30 जून को वो एक्सपायर हो रहा है और 30 जून को ही हमने क्या करे, अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। तो जब हमने अपने अकाउंट को क्लोज कर दिया तो उस समय में एग्जैक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा जो डिटरमाइन प्रॉफिट होगा। दूसरा होता है हमारे पास में कि हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज नहीं करा। तो जब हम अपने अकाउंट को क्लोज नहीं करते हैं तो हम एस्टीमेट बेसिस पर ही उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और उसका बेस हो सकता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट,
लास्ट कुछ ईयर के एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर जिस मंथ जब वो एक्सपायर हुआ, जैसे 30 जून को एक्सपायर हुआ तो 30 जून तक की हमने सेल्स देख ली और कंपनी अपना एक फिक्स प्रॉफिट अर्न करती है उस सेल्स पर 10% फॉर एग्जांपल के मान लेते हैं, तो हमें पर्टिकुलर उस 3 महीने के प्रॉफिट का आराम से इजीली उस सेल्स की बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन टॉपिक की हम वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास में हम लेते हैं, यहाँ पर एक अकाउंट बनाते हैं पार्टनर का जो जिसकी डेथ हुई है। अब जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जब आप उसके अकाउंट्स को बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे सी एक्सपायर हो रहा है तो पर्टिकुलर आप सी का अकाउंट बना लीजिए। नॉर्मली वैसे भी उसी का अकाउंट मांगेगा, जनरली जो पार्टनर एक्सपायर हो रहा है तीनों का अकाउंट नॉर्मल नहीं मांगता है। 30 जून को वो एक्सपायर हो रहा है, सबसे पहले इस कैपिटल अकाउंट का जो सी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपके पास में गिवन है बैलेंस शीट में, आप पहले उसको नोट डाउन कर दीजिए, पॉइंट नंबर 1। सेकंड चीज आपके पास में जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, जैसे मान लीजिए सी एक्सपायर हुआ तो सी का करंट अकाउंट का बैलेंस अगर एसेट साइड में गिवन है तो आप डेबिट साइड में लिखिए, क्योंकि एसेट साइड के जितने भी बैलेंस होते हैं वो सब डेबिट बैलेंस होते हैं, तो पार्टनर की डेबिट साइड में सीज करंट अकाउंट के नेम से वो मेंशन हो जाएगा, सीज करंट अकाउंट के नाम से। और अगर मान लीजिए दूसरा, अगर हमारे पास में सी का लाइबिलिटी साइड में दे रखा है तो इधर आप मेंशन कर दीजिए सी के करंट अकाउंट का बैलेंस, नंबर 1 चीज। नंबर सेकंड चीज, जो बैलेंस शीट है अगर उसकी लाइबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व गिवन है तो आप यहाँ लिख दीजिए जनरल रिजर्व, और केवल उसका शेयर लिखेंगे जो सी का शेयर है। जैसे मान लीजिए जनरल रिजर्व का बैलेंस हमारे पास में जो बैलेंस शीट है उसमें गिवन है 30,000 और जो सी का शेयर है अपना वो है 1/6, तो यहाँ इसका हो गया 5,000, तो 5,000 रुपीज़ यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास में मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, तो अगर इसके पर कोई क्लेम है तो क्लेम को माइनस करने के बाद जो बचे हुए रिजर्व में पैसा है उसमें सी का अपना शेयर कैलकुलेट कर लिख दीजिए। इसी तरीके से आपके पास में हो सकता है IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, अगर इसमें भी उसका जो शेयर है अगर ये रिजर्व फ्री है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट का अगर कोई लॉस है उसको राइट ऑफ करने का जो बचा हुआ रिजर्व है उसमें सी का शेयर कैलकुलेट करके लिख दीजिए, जैसे मैंने अभी लिखा था। अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो उसमें इसका शेयर लिख दीजिए। अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो उसको भी आप डेबिट साइड में नोट कर दीजिए। सेकंड, इसके अदर आपके पास में बैलेंस शीट की एसेट साइड में परचेज गुडविल गिवन है तो उस गुडविल में जो सी का अपना शेयर है उसको आप नोट डाउन कर दीजिए। तीसरी चीज, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी कि कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दे रखा है तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं पार्टनरों में, तो जो सी का अपना पर्टिकुलर शेयर है उसको आप लिख दीजिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नेम से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके अलावा हमारे पास में बैलेंस शीट में हो सकता है सी ने लोन दिया हो या लिया हो। अगर सी ने लोन दिया है फर्म को तो लाइबिलिटी साइड में गिवन होगा, तो बाय सीज लोन के नाम से आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और अगर फर्म ने उसको लोन दिया है तो वो एसेट साइड में होगा तो वो भी उसकी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा, तो सीज लोन के नाम से उसको डेबिट साइड में लिख दीजिए अगर एसेट साइड में गिवन है तब। सेकंड चीज, हमारे पास में जो आपके पास रिवोल्यूशन अकाउंट अगर प्रिपेयर्ड करवा रहा है कुछ एसेट्स या लाइबिलिटी की चेंज वैल्यू दे रखी है उसकी डेथ के टाइम पर, तो उसके लिए पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लीजिए और रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू जो लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता है उसमें जो अपना सी का शेयर है वो आप लिख दीजिए। अगर प्रॉफिट आता है गेन होता है तो इधर उसका शेयर लिख दीजिए, और अगर आपके पास में लॉस होता है तो डेबिट साइड में टू रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से जो लॉस का अमाउंट है वो आप मेंशन कर दीजिए। ये इन ऑल आपके पास में पॉइंट नोट हो गए। इसके बाद में जो फर्म की गुडविल है वो आपको पता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में जो फर्म की गुडविल है वो आपके पास में 90,000 है, तो पहले इसमें सी का शेयर निकाल दीजिए। मान लीजिए 90,000 की गुडविल में उसका शेयर कितना है 1/6 है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, तो 15,000 उसका शेयर आ गया। और इस 15,000 के शेयर में वो आप डिवाइड कर दीजिए किस में, जिसने सी का शेयर गेन किया है। जो रिटायरमेंट में केस होता है सेम केस होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास में ए बी और सी हैं और इनका रेशो 3:2:1 है, और जो ए और बी का रेशो है इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि नया रेशो कितना है और गेनिंग रेशो कितना है, तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि ओल्ड रेशो के इक्वल ही
गेनिंग रेशियो आपके पास में होगा तो यहाँ 3:2 हो जाएगा। तो इसको 3:2 में आप डिवाइड कर दीजिए तो ए का शेयर हो जाएगा 9000 और बी का शेयर हो जाएगा 6000। तो ये गेनिंग पार्टनर के नाम से यहाँ मेंशन हो जाएगी। इट मीन्स आपके पास में बाय एज कैपिटल ये आ जाएगा आपके पास में, और बाय बीस कैपिटल के नेम से ये आ जाएगा आपके पास में, और ये कहलाएगा शेयर ऑफ फर्म गुडविल, यानी कि जो फर्म की गुडविल है उसका शेयर आपने कैलकुलेट कर यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। ये इन ऑल पॉइंट होगा, और इसमें कोई भी पॉइंट आपके पास में अभी तक टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं था। बट अगर उसका वर्किंग टाइम है, यानी कि अगर वो 30 जून को एक्सपायर हो रहा है या 7 जून को एक्सपायर हो रहा है तो डे या मंथ के हिसाब से उसका कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको केवल पर्टिकुलर इतने ही टाइम का दिया जाएगा जितने टाइम वो वर्किंग में रहा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले उसकी अमाउंट को लिख दी, पहले आप उसके नाम से लिख दीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए उसकी कैपिटल का जो बैलेंस है वो 40,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ का मान लीजिए 10% मिलता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो 10% और कितने दिन का, जितने दिन वो वर्किंग में रहा, यानी कि अगर 3 मंथ रहा तो 3/12 के हिसाब से उसको दे दिया जाएगा। ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सैलरी मिल रही है उसको तो सैलरी भी हमारे पास कितने मंथ की दी जाएगी, केवल ओनली 3 मंथ की उसको सैलरी दी जाएगी। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जितने दिन वो वर्किंग में रह रहा है इतने दिन का पॉइंट मतलब इतने अमाउंट आपको कैलकुलेट कर देना है। अगर उसने कोई ड्राइंग्स की है उस 3 महीने के ड्यूरेशन में जितनी भी उसने ड्राइंग की है उस 3 महीने की ड्राइंग्स को हम यहाँ नोट कर देंगे, और अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है तो उसी 3 महीने के ड्यूरेशन का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट आपके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब और लास्ट में, वो ये है कि हमारे पास में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कहाँ तक का, टिल डेथ, यानी कि जब उसकी डेथ हो रही है तो उस टाइम तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर एस्टीमेट की बेस पर होगा या आपके पास में डिटरमाइन होगा। डिटरमाइन का मतलब अगर 3 महीने के लिए वो है तो एग्जैक्टली उस 3 महीने के लिए हमने अकाउंट्स को बंद करा और एग्जैक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, और मान लीजिए उस 3 महीने के ड्यूरेशन का आपके पास में जो डिटरमाइन होकर आया उस प्रॉफिट का अमाउंट है आपके पास में 9000। तो इस 9000 में हमारे पास में किसका शेयर, जो सी का शेयर है वो कैलकुलेट कर लीजिए 1/6। तो यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगा 1500 रुपीज़, और इसके लिए आपके पास जो एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ये डिटरमाइन है तो ऐसे केस में हमारे पास एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, आपके पास में आ जाएगा एस कैपिटल। अगर जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं हम तो टू बीस कैपिटल, और टू आपके पास में सीज कैपिटल। और यहाँ पर जो सी का अपना शेयर है 1500 रुपीज़ उसको हम पोस्ट कर देंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ठीक, और ये किसकी बेस पर है, ठीक। सेकंड चीज हमारे पास में आ जाइए किस पर, आपके पास में अगर प्रॉफिट की जगह मान लीजिए हो सकता है उस 3 महीने के ड्यूरेशन में लॉस भी हो, तो अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, अगर हमारे पास में प्रॉफिट की जगह क्या होगा, लॉस होगा, तो ये हमारे पास में क्या है, गेन है, मतलब प्रॉफिट है। और अगर लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, और वो भी क्या होगा, यहाँ की बात किसकी हो रही है, लॉस की बात, लॉस में उसका अपना शेयर लिख दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर हम डिटरमाइन की जगह किस पर निकाल रहे हैं, हम एस्टीमेट बेस पर निकाल रहे हैं, तो एस्टीमेट में तो हमारे पास में कोई ना कोई क्या होगा, बेस होगा ना भाई, लास्ट ईयर का प्रॉफिट का बेस हो सकता है नंबर 1 लास्ट ईयर में। अब लास्ट ईयर में जरूरी थोड़ी है प्रॉफिट हुआ हो सकता है लास्ट ईयर में प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ हो। सेकंड, हो सकता है एवरेज प्रॉफिट की बेस पर आपके पास कह रहा हो कि भाई लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, तो लास्ट 3 ईयर में जितना भी आपका पास प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज निकाल लीजिए। अब चाहे वो लास्ट 3 ईयर में एवरेज में आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आए या लॉस कैलकुलेट होकर आए, जो भी इन्वॉल्व हो सकता है। और थर्ड, आपके पास में सेल्स की बेस पर हो सकता है इस 3 मंथ की ड्यूरेशन में कितनी सेल्स है, और उसकी बेस पर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो जो भी इन्वॉल्व होगा वो आपके पास एस्टिमेटेड की बेसिस पर है, और जब भी आप एस्टिमेट की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 पॉइंटों को लेकर चलना है। एक, क्या आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ध्यान रखिएगा
अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता है एस्टीमेट की बेस पर, तो एंट्री बनेगी आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ डिजीज कौन है, सी है, तो हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रॉफिट की जगह क्या हो, लॉस आ जाए, तो फिर इसकी अपोजिट एंट्री बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। ये कब है, जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रख के चलिएगा। तो यहां पर आपके पास में हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और किस केस में है ये प्रॉफिट के केस में है, जब वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज नहीं कर रहे हैं। नो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर, ये भी तो बताना है ना, कौन से पार्टनर, जो कंटिन्यू पार्टनर है। अगर प्रॉफिट की जगह क्या कैलकुलेट होकर आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो लिखेंगे यहां पर हम टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक, और ये क्या है, लॉस के केस में है। किसके केस में है, लॉस के केस में। नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ध्यान रखना है। दूसरा, हमारे पास अगर पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, जैसे यहां पर मैंने बताया ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास में बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी एंट्री बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। और यहां जब आप एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, तो यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री में आपको ध्यान रखना है क्या चीज का, कि आपके पास में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री बनेगी आपके पास में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में क्या नाम है, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इट मींस एंट्री बनी, अगर दोनों गेन कर रहे हैं तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डिजीज कौन हो रहा है, सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट के केस में। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट की जगह आपको क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो फिर इस एंट्री की अपोजिट एंट्री हो जाएगी डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू आपके पास में क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल के वे में एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ लिख देंगे बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैंने ये लिख दिया है, जब ये अपने रेशियो को चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, जब ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और अगर लॉस का केस होगा तो इधर आ जाएगा, क्या नाम लिख देंगे हम, बाय टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। और किस रेशियो में, लॉस के केस में बन रही है ये, कब, जब वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो तीन केसों का आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। केस नंबर 1 आपके पास में प्रॉफिट के केस में, एक तो ये वाला ए, जब ये आपके पास में डिटरमाइन है, यानी कि एग्जैक्टली आपने 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रखा है, और ये 2 जिसमें एक बी हो गया और एक सी हो गया, जब एस्टीमेट की बेस पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं बट उनका रेशियो चेंज हो रहा है, तब क्या होगा, और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो किस नाम से नोट होगा। और जब हम इस अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि ये पैसा किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ये सारा का सारा फुल एंड फाइनल पेमेंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये आपके पास में पूरा इन ऑल बेस हुआ। ये क्विक रिवीजन के वे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको इन ऑल क्लियर करा है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करिएगा। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है आपके पास में, जिसमें कि वो आपसे क्या मंगवाता है, एक्सक्रीडर, वो सी जो एक्सपायर हुआ है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट का बनाता है कि हम उसको पेमेंट किस टाइप से कर रहे हैं। तो जब भी हमें उसकी पेमेंट कैलकुलेट करनी हो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज, 2-3 चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है। पॉइंट नंबर 1, आपके पास में इसमें डेट के साथ में आप कॉलम बनाइएगा।
तो ये आपके पास में डेट के साथ में आपके पास में मैंने कॉलम बना दिए हैं। यहाँ लिख दिया है मैंने सी का नाम, अगर मान लीजिए सी एक्सपायर हो रहा है तो सी एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम से उसका अकाउंट हमने बना दिया। उसकी डेथ कब हो रही है, तो एग्जाम्पल के में मान लेते हैं कि उसकी डेथ 30 जून को हो रही है, और कब हो रही है 2021 में 30 जून को वो एक्सपायर हो रहा है। तो जितना भी फुल एंड फाइनल पेमेंट है उसका जो बना था उस अकाउंट से, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से, जो भी फुल एंड फाइनल पेमेंट था। अब इसी डेट में अगर कुछ पेमेंट आप इसको कर रहे हैं तो यहाँ डेबिट साइड में 2021 डालेंगे, 30 जून डालेंगे, और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से जितना भी आपने अभी डाउन पेमेंट करी है। मान लीजिए 70,000 आपके पास में 600 है, और इसमें से आपने क्या करा, आपने 10,600 रुपीज़ अभी इमीडिएटली पेड कर दिया, और उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हैं। अब देखिए कितना बैलेंस बचा, 70,600 में से 10,600 रुपीज़ आपने पेमेंट कर दिया, तो बचा आपके पास में 60,000, और 60,000 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपये आप एवरी इंस्टॉलमेंट में पेड कर रहे हैं विद इंटरेस्ट के साथ। अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन ना हो तो पार्टनरशिप में आपको पता है 6% पर एनम के हिसाब से लेते हैं, और इन केस अगर गिवन है तो जो भी स्पेसिफाइड रेट गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर 2021 के बाद दो बातें ध्यान रखनी है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते समय। आपका अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज हो रहा है उस समय भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जब आप पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में, उस साल में जितना भी अकाउंट का आपका वो इंटरेस्ट आपका ड्यू होगा उसको भी इंटरेस्ट को आप चार्ज करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए मैं एवरी ईयर अगर इंस्टॉलमेंट पेड करता हूँ और ईयरली बेसिस पर करता हूँ, कह सकता है वो ईयरली भी, हाफ ईयरली भी, क्वार्टरली भी। तो अब ये देखिए कब पेमेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ ईयरली बेसिस पर, तो पहली इंस्टॉलमेंट इस 30 जून 2021 के बाद में 1 साल बाद पेड होगी, यानी कि 2022 30 जून को अगर मेरे पास पेमेंट होगी तो 1 साल बाद हो रही है ना। तो इसका मतलब मेरा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को। तो पहले 31 मार्च 2022 में मैं आऊँगा, और यहाँ पर 31 मार्च को पहले लिखूंगा बाय इंटरेस्ट, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होता है। जैसे 70,600 में से 10,600 का मैंने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, बचा कितना 60,000। तो यहाँ पर मेरे पास में 60,000 का 10% अगर इंटरेस्ट का रेट है तो 10/100 इंटू यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर का टाइम कैलकुलेट करना है कि मैंने इससे पहले इस साल में कब इंटरेस्ट का पेमेंट करा या कब से वो ड्यू है। तो 30 जून से लेकर 31 मार्च 9 मंथ हुए, तो 9 मंथ का मेरे पास यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ, और मैंने ये कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। तो कितना होगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 4,500। और अब मैं अकाउंट्स को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। जब मैं क्लोज करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 2022 31 मार्च को जो अमाउंट आएगा उसे बोलूंगा मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपके पास आ गया। और कितना बैलेंस बचा, इस साइड का टोटल कर लीजिए, आपके पास में आ जाएगा 0, 0, 1, 4, 5 और 7, 75,100। और इसमें से मैंने 10,600 को जब लेस करा तो मेरे पास बचेगा 64,500। और इसी बैलेंस को मैंने नेक्स्ट ईयर में कैरी कर लिया, यानी कि 2022 1 अप्रैल को मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट आ जाएगा 64,500। अब इस साल में मैं 30 जून को पेमेंट कर रहा हूँ, तो 30 जून को जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो पेमेंट तो मुझे डेबिट साइड में नोट करनी है टू बैंक के नाम से, यानी कि 2022 कब 30 जून, और यहाँ पर लिखूंगा मैं टू बैंक। और कितनी पेमेंट करूंगा मैं, 20,000, तो क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट में करनी थी, जो बैलेंस मेरे पास बचा था 20,000 ईच हो गया, प्लस इसका इंटरेस्ट, और 9 मंथ का इंटरेस्ट तो यहाँ हुआ। अब इंटरेस्ट इससे पहले जब मैंने इंस्टॉलमेंट पेड करी तो इंस्टॉलमेंट तो नहीं, डाउन पेमेंट पेड करी थी 30 जून को, तो 30 जून से लेकर 30 जून नेक्स्ट ईयर पूरे 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 9 मंथ का तो मैंने पिछले साल कैलकुलेट कर लिया था एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंगली। अब बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट में यहाँ कैलकुलेट करूंगा 30 जून को, और यहाँ लिखूंगा मैं बाय इंटरेस्ट। और अभी कोई मैंने पेमेंट तो 60,000 में से करी नहीं है, तो इसका पूरा 10% कैलकुलेट करूंगा अप्रैल से लेकर जून तक का, 3 महीने का।
और अमाउंट आएगा 1500। और अब यहाँ पर मेरे पास में 1500 और 4500 जो टोटल हुआ मेरा इंटरेस्ट, उसके साथ में 26,000 रुपीज़ की इन ऑल मैंने पेमेंट कर दी। ये मेरे पास पेमेंट हो गया इस साल में। क्या इस साल में कोई और पेमेंट कर रहा हूँ? नो, कोई पेमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे पास में 2023 31 मार्च को पहले मैं अकाउंट को क्लोज करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा पहले, फिर उसी तरीके से रिपीट इंटरेस्ट। अब 60,000 की टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी, जिसमें से 20,000 की प्रिंसिपल की पेमेंट मैंने कर दी। तो मेरे पास जो बचा हुआ बैलेंस हुआ वो हुआ अब 40,000। प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, इसका कितना परसेंट? 10%। कितने दिन के लिए? आपके पास में हो जाएगा 9 मंथ के लिए, यानी कि 9/12 इसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। और यहाँ अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर 3 मंथ का 3,000 रुपीज़। अब इस अकाउंट को मैं क्या करूँगा? क्लोज कर दूंगा। और क्लोज करने के बाद में यहाँ पर 2023 31 मार्च को लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। आपके पास में जो बैलेंस मेरे पास बचेगा वो हो जाएगा 43,000 रुपीज़। टोटल आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर में फिर मैं इसको कैरी करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2023 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,000। अब इस साल में मैं पेमेंट कब कर रहा हूँ? 30 जून को। तो 30 जून को पहले मैं अप्रैल से लेकर जून तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। यह लिखूंगा टू इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को अमाउंट कितना है मेरे पास अभी आउटस्टैंडिंग? 40,000 ही है। इसका 10% कितने दिन के लिए? अप्रैल से लेकर जून तक के लिए 3 मंथ का अमाउंट आएगा 1,000 रुपीज़। और अब मैं यहाँ क्या करूँगा? पेमेंट कर दूंगा। तो 2023 आपके पास में 30 जून यहाँ हो जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। और कितना अमाउंट आएगा? 20,000 रुपीज़ तो आपके पास में उसका प्रिंसिपल मनी हुआ, प्लस 3,000 का ये वाला इंटरेस्ट और 1,000 का ये वाला इंटरेस्ट, टोटल मिलाकर 4,000 हो गया। और टोटल पेमेंट मैं करूँगा यहाँ पर 24,000 रुपीज़। ये हुआ। अब इसी तरीके से इस साल के एंड में आओगे, पहले क्या करोगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद क्लोजिंग करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर में आओगे, आपके पास बैलेंस बचा कितना? 20,000। तो 20,000 की फिर 30 जून तक का कैलकुलेट करोगे। मतलब यही डेटा आनी है अगले साल में भी। आप अपने आप से करिए आगे के क्वेश्चंस को। आई होप कि मैंने 3 पॉइंट थे, इन 3 पॉइंटों से रिलेटेड आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी कीजिए। ये वन शॉट मैंने आपके लिए बनाई थी, बाकी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को समझकर आप अपने वन शॉट की तैयारी कीजिए। देन उसके बाद में जितना भी इनऑल पॉइंट है उसको हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। आप मेरे साथ में बने रहिए और इन 3 पॉइंटों को खास करके जिनको मैं कह रहा हूँ, एक उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना, बेस मैंने बताया एस्टीमेट पर या डिटरमाइन। सेकंड चीज़ आपके पास में उसका लेजर, जो भी पार्टनर एक्सपायर हो रहा है उसको क्या क्या चीज़ें एज पर रूल देनी है उसको सीखिए। और तीसरा इसका लॉन अकाउंट सीखिए। ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें 8 to 10 मार्क्स जितने भी आएंगे इजीली आप गेन कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऑल द